ये स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। ठीक है। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने यहीं पे क्लोज किया था। अब इसके बाद हमको आगे देखना है, और जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिकली क्या, सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे आज हम लोग। सॉइल प्रोफाइल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो बेसिकली सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमको मालूम है कि सॉइल जो होती है इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और इन लेयर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, दे आर टेक्निकली टर्म्ड एज होराइजॉन्स। तो सॉइल लेयर्स होराइजन्स कहलाती हैं, और किस पर्टिकुलर लेयर में या किस पर्टिकुलर होराइजन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वही सॉइल प्रोफाइल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉइल है, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं जिनको हम होराइजन कह रहे हैं, और ये होराइजन जो हैं दे डिफर इन दीज थ्री फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये सब कुछ डिफर करेगा। तो जितनी भी होराइजन्स हैं उनको कलेक्टिवली हम जब लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब अगर हम बात करें कि एक्चुअल में सॉइल प्रोफाइल में कितने होराइजन्स होते हैं, तो देयर आर 4 होराइजन्स, और वो चारों होराइजन्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको अगर सिंपली हम यहाँ पे इंडिकेट करें, 4 होराइजन्स हैं, ओ, ए, बी एंड सी। तो ये 4 होराइजन्स हमारे पास हैं। अब ये चारों होराइजन्स जो हैं जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफर करते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करें तो दैट विल बी बेटर। लेट्स सी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इमेज है जिसमें हम सभी सारी सॉइल प्रोफाइल्स को जो है वो देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो 4 मेन लेयर्स की बात हमने की, वो 4 मेन लेयर्स कौन कौन सी हैं? ये ओ वाली है, दिस ए, इसको टॉप सॉइल कह रहे हैं। बी, तो ये 4 हो गई, ओ, ए, बी और सी। इसके अलावा ये जो लेयर्स हैं उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक लेयर को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी। ये अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ओ वाली जो लेयर होती है, यहीं पे हम इंडिकेट कर दे रहे हैं इसको। ओ वाली जो लेयर होती है इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक। ओ होराइजन यानी कि ऑर्गेनिक होराइजन। और ये जो तीनों ए, बी और सी हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं मिनरल होराइजन। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ आप समझ सकते हैं कि ओ वाली जो लेयर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा मोस्टली, और ये जो उसके नीचे की लेयर्स हैं ए, बी, सी, उसमें मिनरल मैटर या इनऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं वापस से अपने डायग्राम पे। तो ओ हमने आपको बता दिया, ऑर्गेनिक लेयर है, बेसिकली ये ह्यूमस की बनी हुई होती है। और इसमें ये जो ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ये होता है बेसिकली इसको हम कह सकते हैं
ऑर्गेनिक मैटर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन, अलग अलग स्टेज में डिकम्पोज हो रहा है वही ऑर्गेनिक मैटर, कलेक्टिवली उसको हम ह्यूमस कह देते हैं। ए वाला जो होराइजन है उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, यहाँ पे मिनरल्स भी होते हैं और ह्यूमस, यानी कि फर्दर जब डिग्रेडेशन ह्यूमस का होगा तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स होंगे वो भी बाहर निकल आएंगे, यानी कि दे विल बिकम पार्ट ऑफ सॉइल एंड नॉट द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द एनिमल और प्लांट रिमेन्स। तो सॉइल का पार्ट हो जाएंगे, मिनरल यहाँ से निकल आएगा। अब यहाँ पे ए जो होराइजन है इसमें जो ह्यूमस होता है वो काफ़ी डार्क होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम सिंपली लिख दें तो ये काफ़ी डार्क कलर का हो जाता है। और इसके बाद अगर हम ई की बात करें, देखिए यहाँ पे ई वाला जो लेयर है, एक्चुअली ये ई वाली जो लेयर है या जिसको इल्यूविएशन लेयर हम कह रहे हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस ए होराइजन, ए होराइजन का ही पार्ट है। तो इसको हम एक दूसरे के साथ में ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर। अब इल्यूविएशन लेयर को अलग से हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, ये जो लेयर होती है बेसिकली ये लेयर कहाँ पे फॉर्म होती है, इट इज फॉर्म्ड इन ओल्डर एंड वेल डेवलप्ड सॉइल्स। तो जो पुरानी हो जाती है मिट्टी जिसमें ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का वो काफ़ी दिन से चल रहा है, उस तरीके की मिट्टी में ये एलिवेशन लेयर भी हमको अलग से देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें, लीच्ड मिनरल्स, लीच्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है। ये आइडेंटिफाइंग फीचर्स ये लिखे हुए हैं, इन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। लीच्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये हुआ सिंपली कि यहाँ पे जो भी मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सारा का सारा लीच आउट होके, जैसे यहाँ से निकल निकल के ये नीचे की लेयर्स में इसकी लीचिंग हो जाती है, चला जाता है। तो इसको अगर हम सिंपली यहाँ पे इंडिकेट करें कि लीचिंग रिजल्ट्स इन पेल येलो लेयर, और ये जो पेल येलो लेयर होती है इसमें लार्ज कंपोनेंट किसका होता है, सिलिकेट्स का, यानी कि लार्जली ऑफ सिलिकेट्स। बाकी सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नीचे की तरफ लीच आउट हो जाते हैं, तो बचता क्या है यहाँ पे, लार्जली सिलिकेट्स बचते हैं। और यही वो लेयर है इल्यूविएशन लेयर या ई होराइजन, ये जो लेयर होती है इसी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज, या हम इस इलाके को क्या कहते हैं, दिस इज द जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं कि जितने भी होराइजन्स दिए हैं उसमें मैक्सिमम लीचिंग कहाँ पे होती है, तो दिस इज द जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। और लीचिंग किसका हो रहा है, मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर्स का। इल्यूविएशन का मतलब ही होता है लीचिंग, ठीक। तो ये हो गई बात ई लेयर की। अब इसके बाद हम बी होराइजन की बात करेंगे जो जिसको हम सब सॉइल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें, डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स, इसका मतलब ये हो गया कि ए वाले होराइजन से जो भी चीज़ लीच होके आ रही है वो बी वाले इलाके में, बी होराइजन में ही डिपॉजिट हो रही है, यानी कि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज सब सॉइल को, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, लेट मी इंडिकेट इट लाइक दिस,
इट इज दी, ये कलर नहीं दिख रहा है, इलुविएटेड, ध्यान दीजिएगा ई और आई का है। इलुविएटेड होराइजन भी इसको हम कहते हैं, जो सब सॉइल है, या बी होराइजन, या इसी को हम क्या कह देते हैं, दिस इज नोन एज जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। तो जो भी चीजें ए होराइजन से या ई होराइजन से लीच होके आ रही हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे एक्यूमुलेट होती हैं, इसीलिए इसको जोन ऑफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। क्यों, ये भी लिख देते हैं, बिकॉज मिनरल्स फ्रॉम above concentrate here। अब ये जो बी होराइजन है या बी सब सॉइल यहाँ पे जो कहा जा रहा है, दिस मच, इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इनटू 3 टाइप्स। हालांकि उसकी बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं। कैटेगराइज्ड इनटू 3 लेयर्स कह दें, या सब लेयर्स इसको कह दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब लेयर्स। नाम सिंपली दे दिया B1, B2 एंड B3। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी में सब लेयर्स हैं 3-3, ए में भी इलुविएशन लेयर जो है वो उसकी सब लेयर कंसीडर की जाती है। बाद में हमारे पास क्या है, सी। सी क्या है, सी इज, व्हाट इज सी, सी यहाँ पे पेरेंट रॉक को इंडिकेट कर रहा है, या ये बेसिकली क्या होता है, इट इज पार्टली वेदर्ड रॉक, यानी कि चट्टान जो है वो बहुत अभी इनिशियल फेज ऑफ वेदरिंग में है, एकदम शुरुआती दौर में, और उसके नीचे हमारे पास एक फाइनल जो सबसे नीचे इनर मोस्ट लेयर होती है, वो है बेड रॉक की। तो यहाँ पे बिल्कुल वेदरिंग नहीं हो रही है, इट इज अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। तो ये पूरा का पूरा सॉइल होराइजन, या इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहें, ये है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, इट इज़ क्वाइट इजी, बस चीज़ें थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। अब देखिए, अलग अलग जो क्लाइमेट होते हैं, या अलग टाइप की जो वेजिटेशन है, या जो टोपोग्राफिकल सिचुएशन है, उसके हिसाब से सॉइल प्रोफाइल जो है वो चेंज होता है। तो ये बात तो अंडरस्टूड है। सॉइल प्रोफाइल जो हमने अभी आपको बताया, इसमें चेंज आ सकता है, चेंजेस ड्यू टू कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, डिफरेंट क्लाइमेट, मौसम अलग हो, टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से वो डिसाइड होगा कि कितनी वेदरिंग हो रही है, नहीं हो रही है, कौन सी लेयर बन रही है, नहीं बन रही है। और इसके अलावा डिफरेंट टोपोग्राफिकल, यानी कि टोपोग्राफी क्या है उस सरफेस की, उस सरफेस वो इवन है कि अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, प्लेन है, इस तरीके से। तो डिफरेंट टोपोग्राफिकल सिचुएशंस, इस पे भी डिपेंड करती है सॉइल प्रोफाइल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, 2 एग्जांपल हम लेके इसको बताते हैं। अगर ग्रास लैंड की बात करें, ग्रास लैंड, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे सॉइल का जो ह्यूमिफिकेशन होता है, ह्यूमिफिकेशन वो रैपिड होता है, लेकिन मिनरलाइजेशन जो होता है वो स्लो होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रास लैंड है तो जाहिर सी बात है घास ही होगी। अब वो जो घास है, वो जब उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो सॉइल में जब वो एज ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होने लगती है, तो
शुरुआती दौर में जो ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, ह्यूमिफिकेशन, वो तो काफ़ी तेज़ी से हो जाता है, लेकिन उसमें से जो मिनरल की लीचिंग है या मिनरल का डिसइंटीग्रेशन है फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक मैटर, वो प्रोसेस जो है वो रिलेटिवली स्लो होती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो ग्रास लैंड वाला इकोसिस्टम होता है, इट इज़ हाईली एक्सपोज टू दी सन एंड एयर, तो वहाँ पे मिनरलाइजेशन के प्रोसेस करवाने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं पनप पाते हैं। वहीं पे अगर हम सॉइल फॉरेस्ट की बात करें, या ये तो ग्रास लैंड की हम बात कर रहे हैं, अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में क्या सिचुएशन होता है कि यहाँ पे जो ह्यूमस की लेयर होती है, ह्यूमस लेयर, वो नैरो होती है, और जो मिनरलाइजेशन होता है वो रैपिड होता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर मिनरलाइजेशन रैपिड हो रहा है तो जो बी होराइजन होती है वो यहाँ पे ब्रॉड होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी होराइजन का मतलब क्या हो गया, अगर मिनरलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट होते चले जाएंगे, तो जितना ज़्यादा मिनरल्स डिपॉजिट होंगे, बी जो सब या जिसको सब सॉइल कह रहे हैं, वो लेयर ज़्यादा ब्रॉड होती चली जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट में क्या है कि जो भी ह्यूमस फॉर्म हो रहा है, तो फॉरेस्ट में ऑलरेडी बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, जो एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोब्स के। तो ह्यूमस जैसे ही फॉर्म होता है यहाँ पे, उस पे तुरंत एक्ट करते हैं ये माइक्रोब्स और उन ह्यूमस से जो मिनरल्स वगैरह हैं उसको निकाल देते हैं। तो इसीलिए ह्यूमस लेयर जैसे जैसे बनती जाती है, तुरंत उसका जो है उसमें से मिनरल निकालते चले जाते हैं, तो ह्यूमस की लेयर जो है वो नैरो ही बनी रहती है, जबकि उसमें से मिनरल्स जो है वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं बी होराइजन में, तो इसलिए वो ब्रॉड हो जाती है। तो ये तो हमने बात कर ली सॉइल प्रोफाइल की। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल से रिलेटेड, वो है सॉइल इरोजन। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल इरोजन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सॉइल इरोजन का सिंपल मतलब ये होता है, या हम ये कहें कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में सॉइल इरोजन की प्रोसेस होती है। इरोजन तो आप जान ही रहे हैं कि सॉइल अगर एक जगह से दूसरी जगह कहीं चली गई तो वो इरोड हो गई ओरिजिनल प्लेस पे। तो 3 स्टेप्स में ये काम होता है सॉइल इरोजन का। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ओरिजिनल सोर्स से सॉइल पार्टिकल्स जो है वो डिटैच हो जाएंगे। जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सॉइल पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होंगे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसी भी एजेंट के थ्रू हो सकता है। थर्ड स्टेप जो है वो है डिपोजिशन। कहाँ पे? एट अनदर प्लेस, कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाए सॉइल। तमाम तरीके के फोर्सेस वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वाटर है, विंड है, ग्रेविटी है, स्नो है। तो ये सारे के सारे इन 3 स्टेप्स को परफॉर्म करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तीनों ही स्टेप्स में ये अपना रोल प्ले करते हैं जितने भी एजेंट्स हैं। अब सॉइल इरोजन के मेन रीजंस क्या हैं, ये थोड़ा सा हम लोग देख लें। मेन रीजंस, तो रीजंस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला तो है रेनफॉल। आपको मालूम है, ज़्यादा बरसात होती है तो मिट्टी बह के चली जाती है। अगर किसी इलाके के वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो भी। इसके अलावा अगर कोल्डर रीजन की हम बात करें तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग, यानी कि ठंडा करना, फ्रीजिंग, और थॉइंग मतलब कि उसको गर्म करना, इससे भी सॉइल जो है वो इरोड होती है। इसके अलावा वाटर फ्लो, नदी वगैरह, ये भी सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाती हैं। या फिर विंड वेलोसिटी, अगर बहुत तेज़ी से हवा बह रही है
तो वो भी धूल मिट्टी ये सब उड़ा के अपने साथ ले जाएगी। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ये खैर हम लोगों को सबको पता है। इसके अलावा क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया, या फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं सॉइल के, वेजिटेशन कवर, या लैंड यूज़, अगर लैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सॉइल इरोजन हो सकता है। तो ये सारे कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉइल के बारे में कम से कम कुछ बेसिक बातें और थोड़ा सा बिट डिटेल में हम लोगों ने बातें कर ली हैं। अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगला फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो है एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो एयर और एटमॉस्फेयर के बारे में अब डिस्कस करते हैं हम लोग। एयर को कैसे डिफाइन करेंगे? एयर का मतलब क्या है? एयर का मतलब है मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो भी हवा हम देखते हैं उसमें तमाम तरीके की गैसेस प्रेजेंट हैं, और वो आपको मालूम ही है कि गैसेस कॉम्पोजिशन क्या है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 20-21% के आसपास है। उसके अलावा और भी बहुत सारी, उसका हम एक टेबल आपको शेयर कर देंगे, रिलेटिव आइडिया हो जाएगा। इनर्ट गैसेस भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम क्या कह रहे हैं? एयर कह रहे हैं। एटमॉस्फेयर किसको कह रहे हैं? एटमॉस्फेयर का मतलब ये हो गया कि ये वो गैसियस मास है जो अर्थ को सराउंड कर रहा है। तो मान लीजिए अर्थ है, अर्थ को सराउंड करने वाला ये गैसियस मास जो है वो, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये अर्थ है। सिंपल सी बात है। अगर हम आपसे ये पूछें कि ये जो गैसियस मास्क है या जो एटमॉस्फेयर है, क्या इसकी डेंसिटी में वेरिएशन होगा विथ चेंज इन द हाइट? हाँ या ना में जवाब दें। जैसे मान लीजिए हम अर्थ की सरफेस से और मूव करते जा रहे हैं, आगे यहां तक चले गए हैं। क्या इस मूवमेंट के दौरान इस गैसियस मास या एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में कोई चेंज आएगा? क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल? आना चाहिए सर। डेंसिटी में चेंज आना चाहिए, हाँ। कम होगा या कम होगी डेंसिटी, या ज्यादा होगी डेंसिटी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे? कम होगी सर। कम होगी। क्यों होगी कम? देखो, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। नहीं, टेम्परेचर का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी लेना देना है, वो लेना देना है अर्थ की ग्रेविटी का। तो ध्यान रखिए, ये जो भी एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के सराउंडिंग में रुका हुआ है, बना हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ दैट कीप्स दोज गैसेस अवे फ्रॉम एस्केपिंग द एनवायरमेंट और द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो जाहिर सी बात है, ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ की सरफेस पे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फार डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि मोर डेंस एटमॉस्फेयर नियर अर्थ सरफेस। और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, डेंसिटी कम होती चली जाएगी। एटमॉस्फेयर को 4 जनरल लेयर्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 4 लेयर्स की हम बात करें एटमॉस्फेयर के। ये चारों लेयर्स कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर,
मीजोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर्स हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। लेट्स सी। ये डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। हम्म। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जितनी भी लेयर्स हैं वो इंडिकेटेड हैं। जैसे कि ये हो गया ट्रोपोस्फेयर, ये हो गई स्ट्रेटोस्फेयर, ये है मेसोस्फेयर, और ये हो गई हमारी थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर्स हमारे पास हैं। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर वाला इलाका है, ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ है ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये नीचे वाली लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है, दिस लाइन, ये इंडिकेट कर रही है अर्थ की सरफेस को। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको अलग अलग लेयर्स एटमॉस्फेयर की मिल रही हैं। ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें स्पेशली, तो ट्रोपोस्फियर पूरे एटमॉस्फियर का 80% मास जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रोपोस्फियर, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ मास ऑफ एटमॉस्फेयर। इसी ट्रोपोस्फियर में, इसी की हम बात कर लें, ट्रोपोस्फियर वाली ही लेयर की बात कर रहे हैं, लेट्स से इधर, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? चलो यहाँ पे लिख दें, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। ट्रोपोस्फियर, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इसमें जितना भी वाटर वेपर हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी ऑल वाटर वेपर, इसके अलावा क्लाउड्स, और जो भी प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड इवेंट्स हैं, यानी कि रेनफॉल हो गया या फिर स्नोफॉल हो गया, ये सब कुछ जो है वो ट्रोपोस्फियर में ही हो जाता है। अगर हम ट्रोपोस्फियर के एक्सटेंशन की बात करें कि कहाँ तक ट्रोपोस्फियर जो है अर्थ की सरफेस से कितने किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फियर होती है, तो इसकी जो रेंज होती है वो से 8 to 18 किलोमीटर, ये रेंज होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है। अच्छा, अब ये 8 से 18 किलोमीटर की रेंज भी क्यों वेरी कर रही है? दिस रेंज इज वेरिंग बिकॉज हमको मालूम है कि अर्थ जो होती है, अर्थ का शेप जो है वो एकदम स्फेरिकल नहीं होता है, वो इस तरीके की कुछ होती है। यानी कि वो इक्वेटर पे ज़्यादा, ये क्या है, ये इक्वेटर है, और ये पोल हो गया, ये पोल है, ये पोल है, सिर्फ और नॉर्थ पोल है ये, और ये साउथ पोल। तो पोल पे जो है वो चपटी होती है, यानी कि कंप्रेस्ड होती, इक्वेटर पे बल्ज्ड आउट होती है। तो अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर ये जो बन रहा है या ये ट्रोपोस्फियर बन रहा है, इसका एक्सटेंशन, तो इक्वेटर पे जो एक्सटेंशन आता है वो अराउंड 18 किलोमीटर आता है, यानी कि 18 किलोमीटर इक्वेटर पे, और यहाँ पोल्स पे जो है वो लगभग 8 किलोमीटर, यानी कि एक्सटेंशन इसका कम हो जाता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रोपोस्फियर के बारे में आपको जाननी है, वो ये है कि ट्रोपोस्फियर में ही टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है। और वो जो डिक्रीज है विद हाइट, या इसी हाइट को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कह देते हैं। वो जो डिक्रीज है वो कितना होता है,
बाई 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज लैप्स रेट, टेम्परेचर लैप्स रेट बेसिकली। ठीक, तो इतनी बातें हमको ट्रोपोस्फियर के बारे में जाननी है। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रोपोस्फियर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें फिर से इमेज में, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इन दोनों के बीच में एक लेयर है जिसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रोपोपॉज। यानी कि इट इज द ट्रांजिशन लेयर और द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं। स्ट्रेटोस्फियर की बाउंड्री जो है वो है स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फियर की बाउंड्री जो है वो मीजोपॉज। सिमिलरली थर्मोस्फियर की बाउंड्री यहाँ पे इंडिकेटेड नहीं है, बट इट इज नोन एज थर्मोपॉज। तो ये थर्मोपॉज हो गया। तो 4 लेयर्स हैं और हर लेयर एक दूसरे से एक बाउंड्री से सेपरेटेड है। तो जो नीचे वाली पहली लेयर होती है उसी के बेसिस पे उस बाउंड्री का नाम रख दिया गया, सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं, ट्रोपोस्फेयर की हमने बात कर ली, स्ट्रेटोस्फेयर की हम बात कर लेते हैं। तो इसको अलग से ही लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। नंबर 2 का मतलब स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे हम। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग अगर देख लें तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये कब तक एक्सटेंड होती, कहाँ तक एक्सटेंड होती है? एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स। कहाँ से? फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से ये 50 किलोमीटर तक। और हालांकि शुरू कहाँ से हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर? ये आप देख सकते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रही है ट्रोपोपॉज से। ठीक है, ट्रोपोपॉज से शुरू होके तो अप टू 50 किलोमीटर ये जो है पहुंचती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यही वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब कि इट कंटेन्स ओजोन लेयर। किस हाइट पे? एट अ हाइट ऑफ 15 टू 30 किलोमीटर्स। 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पे ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि 18 किलोमीटर तक हम ट्रोपोस्फेयर बता रहे हैं, लेकिन वो तो खत्म हो रही है ना 18 किलोमीटर पे। ये जहाँ स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रही है तो 15 से 30 की रेंज में ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। हमने ये कहा था कि ट्रोपोस्फेयर अकेले 80% मास ऑफ एटमॉस्फेयर बनाती है, लेकिन अगर ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर इन दोनों को मिला दें, ट्रोपो प्लस स्ट्रेटो, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 99.9% मास ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लगभग पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फियर से बना होता है। तो इसीलिए इनको कलेक्टिवली क्या कह दिया जाता है? दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लोअर लोअर एटमॉस्फेयर। अब इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर की बाउंड्री जो होगी वो आप जान ही रहे हैं, वो स्ट्रेटोपॉज कहलाएगी। वो वहां पे डायग्राम में मेंशन्ड है, इसलिए उसको हम अलग से नहीं लिखेंगे। नंबर 3 जो है, नंबर 3 वो है हमारे पास मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर की क्या कहानी है? ये जाती है अप टू 85 किलोमीटर्स। कहाँ से? अर्थ सरफेस से ही, वो हमको मालूम है। चलो लिख देते हैं एक बार और, फ्रॉम अर्थ सरफेस
मीजोपॉज जो है वो बाउंड्री होती है बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप्स इफेक्टिवली, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे ड्रॉप होता है। जो तो इसका मतलब ये हो गया, जो सबसे ऊपर की लेयर है मीजोस्फीयर की, यानी कि जहाँ से फिर थर्मोस्फीयर में जाना है हमको, वो बहुत ठंडी होती है। तो कह सकते हैं हम टॉप ऑफ द मीजोस्फीयर इज कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। और वो टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, लगभग -90 डिग्री सेल्सियस। -90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है मीजोस्फीयर में। इसके बाद जो अगली लेयर हमारे पास आती है वो कौन सी है, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर नाम ही इसका थर्मो है तो कुछ तो होगा ही। अच्छा, अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन इसका क्या है, एक्सटेंड्स अप टू 600 किलोमीटर्स, 600 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है, यानी कि वेरी हाई राइज इन टेम्परेचर। और वो कहाँ तक चला जाता है, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। और इसी थर्मोस्फियर में क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स डेंस बैंड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो थर्मोस्फेयर में ही चार्ज पार्टिकल्स का एक डेंस बैंड प्रेजेंट होता है, और इसको हम कहते हैं नोन एज आयनोस्फेयर। चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो जाहिर सी बात है आयनोस्फीयर होगा। देखते हैं डायग्राम में इंडिकेट किया है। एक्चुअली में ये जो ऑरोरा है, ऑरोरा बोरेलिस, जो हम लोगों को सदर्न पोल पे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ये लाइटनिंग इफेक्ट होता है सोलर फ्लेयर्स की वजह से। तो ये आयनोस्फीयर की मौजूदगी के कारण ही होता है। तो वी कैन इंडिकेट आयनोस्फीयर समवेयर हियर, यहाँ पे ऑरोरा नजर आता है हमको। जो सबसे बाहरी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसको हम क्या कहते हैं, कलर चेंज कर दें, एग्जोस्फेयर। तो एग्जोस्फेयर क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड्स, जाहिर सी बात है थर्मोस्फेयर के बाद ही आएगी ये, अप टू 10,000 किलोमीटर्स। और एक्सोस्फियर और थर्मोस्फियर, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, थर्मोपॉज। तो इस तरीके से हमने जो है वो देख लिया एटमॉस्फेयर में जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट है। अब जो अगला फिजिकल फैक्टर, फिजिकल या इकोलॉजिकल फैक्टर हम लोग देखेंगे वो क्या है, लाइट। तो हमने एयर और एटमॉस्फेयर देख लिया, नाउ विल टॉक अबाउट लाइट। लाइट क्या है ये सबको मालूम है ना। लाइट इज एन EM रेडिएशन, यानी कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिए, भैया चलो इसको लिख ही दें,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका मतलब क्या है, इसकी अगर हम रेंज की बात करें इसका रेंज क्या है, रेंज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये होता है 400 टू 700 नैनोमीटर, लगभग 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट है उसी को हम लाइट कहते हैं, बिकॉज इट इज विजिबल। अब स्पेक्ट्रम अभी हम आपको बताएंगे, इसका भी डायग्राम हम शेयर करेंगे। जो विजिबल रेंज है लाइट की, यानी कि विजिबल लाइट की हम बात करें, यही है 400 से 700 नैनोमीटर। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, या शॉर्ट में इसको हम कह देते हैं PAR। तो PAR की रेंज भी क्या होगी, यही 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये तो कई बार सवाल पूछा जा चुका है अलग अलग जगह पे। इसके अलावा, ये तो विजिबल लाइट की हमने बात कर ली, इसके अलावा जब यूवी लाइट की हम बात करते हैं तो यूवी जनरली, इसमें हम देखो एक टर्म यहाँ पे समझो इसको, लाइट, यूवी में लाइट नहीं लगाते हैं, यूवी में हम सिंपली या तो इसको रेडिएशन कह देंगे, यूवी रेडिएशन या यूवी रेस कह देंगे, तो दैट विल बी अप्रोप्रिएट। तो यूवी रेस की अगर हम बात करें तो पूरा जो रेंज इसका होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है, 100 से लेके 400 नैनोमीटर तक का। 100 से ये क्या लिख रहे हैं हम, ये व्हाट इज दिस, ये है वेवलेंथ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। हालांकि डुअल नेचर होता है, पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, लेकिन जब ट्रेवल करती है देन इट बिहेव्स एज वेव। लेकिन जब वो किसी से इंटरेक्ट करती है देन इट बिहेव्स एज पार्टिकल, डुअल नेचर। जैसे इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है वैसे ही EM रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। तो खैर, रेंज क्या है यूवी रेडिएशन की, 100 से 400 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ होता है। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं विजिबल लाइट 400 से 700, तो इसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम होने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब कैसे करते हैं इसको, एनर्जी जो है E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। हालांकि हम बहुत फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब ये है, अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यानी कि उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यूवी रेडिएशन का वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी इसकी ज़्यादा है। टाइप्स की अगर हम बात करें, यूवी रेडिएशन के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप की है हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ। पहला UVC। UVC की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 100 से 280 नैनोमीटर। सेकंड जो है वो है UVB, इसकी वेवलेंथ रेंज होती है 280 से 320 नैनोमीटर। और जो तीसरी होती है वो होती है UVA, जो कि 320 से 400 नैनोमीटर तक होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी कम वेवलेंथ होती चली जाएगी वो यूवी रेज जो है वो ज़्यादा घातक होती जाएंगी। तो ये वाली जो है वो, इसको हम लीथल तक कह सकते हैं, और ये जो है वेरी हार्मफुल की कैटेगरी में आ जाएगी। और ये वाली ऑफ कोर्स हार्मफुल तो है ही है, यूवी है अगर।
तो इस तरीके से हम यूवी रेज को कैटेगराइज करते हैं। अब जरा हम स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं, तो उससे एक बेसिक आइडिया हो जाएगा और उसको हम लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर। ठीक, एक सेकेंड। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी रेंज दिखाई गई है, और जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है ये ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सन रेज। सूर्य से जो भी किरण आ रही है इसमें ये सारा रेंज प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि इसमें गामा रेज भी हैं, एक्स रेज भी हैं, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल तो है ही है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सब के सब प्रेजेंट है। जैसे जैसे हम ये वाला हिस्सा, ये क्या है? दिस इज, ये लेफ्ट है और ये हो गया राइट। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी कम होती जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? गामा रेस की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी है। तो उसी तरह से एक्सरे में गामा से कम होगी, अल्ट्रावायलेट में एक्सरे से कम होगी, विजिबल में यूवी से कम होगी, इंफ्रा में विजिबल से। सिमिलरली रेडियो की अगर हम बात करें तो रेडियो वेव्स में मिनिमम एनर्जी होती है, लेकिन वेवलेंथ इनकी सबसे ज्यादा होती है। वो हम आपको पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं दोनों में रिलेशनशिप। अब देखिए, ये पूरा का पूरा यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक खत्म हो रहा है। इस पूरे रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ इतना छोटा सा जो चंक है, इतना छोटा सा जो पोर्शन है, वो विजिबल लाइट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। हालांकि इसको एक्सपेंड कर दिया गया यहाँ पे दिखाने के लिए, और इसमें भी हम जान रहे हैं क्या होता है, ये सब वेब ग्योर वगैरह मालूम है ना। हाँ, तो ये विजिबल लाइट में इतने छोटे से रेंज में हम सिर्फ देख सकते हैं। वी कैन नॉट सेंस यूवी, एक्स और गामा रेज। इंफ्रारेड हम सेंस कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड जो है थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करती है, तो गर्मी लगती है। जैसे हीटर जलाते हैं तो हीटर, वो जो लाल वाला हीटर होता है, वो ऑरेंज कलर का जो होता है, तो उससे दूर रहते हैं तब भी हमको हीट फील होती है, क्योंकि वो रेड वाले रीजन में है ना, ये लास्ट में रेड वाला जो रीजन होता है विबग्योर का, तो रेड के बाद जो है वो फिर फार रेड और फिर इंफ्रारेड वाला रीजन होता है, तो वो हीट जनरेट करने के काम आता है। तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और फिर रेडियो, रेडियो वेव में सबसे कम एनर्जी होती है। इसीलिए दुनिया भर के रेडियो स्टेशन, एफएम, एएम और विविध भारती, ये लोग रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत कम होती है, ये हम लोगों को अफेक्ट नहीं करती है। खैर, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जैसे अर्थ है, इस अर्थ पे, ये बढ़िया नहीं बना, अर्थ का भी हम डायग्राम ले ही लेते कहीं से, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इस अर्थ पे जब सन रेज इंसिडेंट होती हैं, लेट्स सपोज दिस इज सन, जब सन रेज इंसिडेंट होती हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे देखिए, और हम नीचे जा रहे हैं लाइक दिस, निकल ही गई बाहर, निकालना नहीं था। खैर, अगर यहाँ पे हम देखें, ये जो बीच वाली ये इंसिडेंट हो रही है, यानी कि ये इलाका कौन सा हो गया? दिस इज द रीजन ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर वाले इलाके में
जो इंसिडेंस एंगल है वो सीधा सीधा ये इस तरीके से, इस एंगल को हम नापते हैं, क्या है ये, राइट एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, दिस इज पोल, नॉर्थ पोल, पोल की तरफ, इधर भी साउथ पोल की तरफ भी, कभी भी कहीं भी किसी भी पोल की तरफ बढ़े, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये कम होता जा रहा है। ये क्या हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली इसको देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री हो गया एंगल। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है तो ज्यादा एरिया पे उतनी ही लाइट स्प्रेड हो जाती है ना। जैसे आपके ऊपर कोई जैसे सुबह दिन के 12 बजे सूर्य देवता एकदम खोपड़ी पे रहते हैं, तो उस समय जो हीट की इंटेंसिटी है वो बहुत तेज मालूम होती है। लेकिन जब शाम ढल जाती है तो एंगल, इंसिडेंस एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर, अब आप यहाँ पे ये देखें, सिंपली यहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर बना दिया इस तरीके से, ये एटमॉस्फेयर है। अब देखिए यहाँ पे कि इसको कितना एटमॉस्फेयर ट्रेवल करना पड़ रहा है, इस रे को बस इतना सा छोटा सा। लेकिन ये जो इंसिडेंस एंगल पोल के पास, ये यहां से लेके यहां तक का एटमॉस्फेयर ट्रेवल कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर को ट्रेवल करना पड़ेगा लाइट को, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है। इसीलिए लाइट की इंटेंसिटी पोल्स, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ हम जाते हैं इंटेंसिटी कम होती जाती है। इक्वेटर के पास मैक्सिमम इंटेंसिटी सोलर लाइट या सनलाइट की होती है। इसी तरीके से ड्यूरेशन के भी अगर हम बात कर ले तो ड्यूरेशन आपको मालूम है कि समर में ज़्यादा होता है दिन का ड्यूरेशन, विंटर्स में कम होता है। वो सन की डिस्टेंस अर्थ से, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई। अच्छा, इसको कहते क्या है बेसिकली, अब आप समझ लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हम इसको बता दे रहे हैं। ये वाला जो, ये इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं इस तरीके के एंगल को इक्वेटर के साथ साथ, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड वेरी कर रहा है, हम इस लैटिट्यूड पे हैं यहाँ पहुँच गए, या हम इक्वेटर पे हैं इस लैटिट्यूड पे पहुँच गए, इस लैटिट्यूड पे पहुँच गए, जैसे जैसे लैटिट्यूड वेरी करेगा वैसे वैसे सनलाइट की इंटेंसिटी कम होगी। और एक दूसरा होता है पैरामीटर, उसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, वो यहाँ से यहाँ पोल टू पोल ऐसे आता है, लाइक दिस, दिस, दिस। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो लैटिट्यूड पे भी वेरिएशन हो रहा है इन जनरल, और लॉन्गिट्यूड पे इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है। एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड पे के अलोंग ही वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन लैटिट्यूड में जब वेरिएशन हमको देखना होगा तो हमको उस लैटिट्यूड को ही वेरी करना पड़ेगा। इस लैटिट्यूड पे अलग होगा, इस लैटिट्यूड पे अलग होगा। लेकिन इस लॉन्गिट्यूड में यहाँ से लेकर के हम जैसे जैसे इक्वेटर के पास आएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और वापस से साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो एक तो कॉन्सेप्ट हो गया ये लैटिट्यूड का। दूसरा हमने आपको बताया था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब सिंपल क्या होता है, हाइट। तो जैसे आप समझ लीजिए कि अगर पहाड़ प्लेन पे हैं, धरती पे, तब लाइट की, सोलर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा आपको मालूम होगी, या जब आप पहाड़ पे एकदम चोटी पे पहुंच जाएंगे तब ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, बताओ क्या लगता है, बताएं। अरे बोलो भाई। सर जमीन पे ज्यादा होगी। ज़मीन पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लगा। तिब्बत के बारे में जानकारी है किसी को। तिब्बत सबसे ऊंचा पठार है, बहुत हाइट पे है।
पहाड़ ये होता है, ठीक, और पठार ये प्लेटू ऐसे होते हैं, प्लेन होते हैं, लेकिन उनकी भी हाइट जो है वो ये हो गया, ये क्या है, दिस इज प्लेन, दिस इज हिल एंड दिस इज प्लेटू, तो हाइट इसकी भी ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप जैसे ही छाया में जाएंगे तो आपको फ्रॉस्ट बाइट की शिकायत हो जाएगी, यानी कि अगर खुला हुआ है अंग, आपने ढका नहीं है तो जम जाएगा, और जैसे ही आप सनलाइट में जाएंगे झुलस जाएगा। ये हालत है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो सूर्य देवता हैं इनकी चमक भी बढ़ती जाएगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आने के लिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा यहाँ हाइट पे, यानी कि विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड द इंटेंसिटी ऑफ द सन रेज इंक्रीजेस। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं, हमको दो फैक्टर्स और डिस्कस करने थे, एक तो टेम्परेचर वाला और दूसरा प्रेसिपिटेशन वाला, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इट विल नॉट टेक मोर देन 2 days टू कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड दिस इज, ये बेसिक है चैप्टर, बेसिक पहले आप समझ लेंगे तो आगे इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।